प्रागैतिहासिक शब्द डैनियल विल्सन द्वारा दिया गया था और तब से लेखन के आविष्कार से पहले मानव इतिहास की अवधि को संदर्भित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता रहा है। यह मानव अतीत की सबसे लंबी अवधि है। इस काल को पाषाण युग भी कहा जाता है क्योंकि प्रारंभिक मानव द्वारा जीवित रहने के लिए पत्थर ही मुख्य सामग्री थी। पाषाण युग को पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल के बाद कांस्य और लौह युग में विभाजित किया गया है। पुरापाषाण काल या पुराना पाषाण युग प्रागैतिहासिक काल का सबसे लंबा चरण है जो 2 मिलियन से 10,000 ईसा पूर्व तक का समय कवर करता है। इसकी विशेषता टुकड़े टुकड़े या परतदार पत्थर के औजारों और हथियारों का निर्माण और शिकार संग्रह वाली जीवन शैली थी। पुरापाषाणों का सूक्ष्म घिसाव, विश्लेषण, शिकार, वध, जानवरों की खाल उतारने, जड़ों की खुदाई से लेकर लकड़ी के उपकरण और हथियार बनाने तक के उद्देश्यों के लिए उनके उपयोग का सुझाव देता है। साक्ष्यों की दस्तावेजीकरण 1863 में भारतीय प्रागैतिहास के जनक कहे जाने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूटे द्वारा मद्रास के पास पल्लावरम से पहले पुरापाषाणिक उपकरण एक हाथ कुल्हाड़ी की खोज के साथ शुरू हुआ। पुरापाषाण स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी हिस्सों में पाए जाते हैं जो उत्तर में हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक और पश्चिम में पेशावर और सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैले हुए हैं। उत्तर में पोटवार पठार में सोन नदी की घाटी में रेवात ने 2 मिलियन वर्ष पुराने सबसे पुराने कंकड़ उपकरण की सूचना दी है। पुरापाषाण काल को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। भारत में निम्न पुरापाषाण काल आमतौर पर 2 माया से 1 लाख वर्ष पूर्व को माना जाता है। मध्य पुरापाषाण काल 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व और ऊपरी पाषाण काल 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। स्ट्रैटिग्राफिक प्रोफाइल से निचले से मध्य और ऊपरी पुरापाषाण काल तक लिथिक प्रौद्योगिकी के स्पष्ट विकास का पता लगता है। इसलिए यद्यपि प्रारंभिक पुरापाषाण कालीन उपकरण जिनमें बड़े काटने वाले उपकरण, हाथ कुल्हाड़ियां और क्लीवर शामिल थे, का उपयोग बंद नहीं हुआ। मध्य पुरापाषाण काल की स्पष्ट पसंद छोटे हल्के परत वाले उपकरण थे। ऊपरी पुरापाषाण काल में भी, जबकि पुराने उपकरण प्रकारों का उपयोग उन गतिविधियों के लिए किया जाता रहा जिनके लिए भारी उपकरणों की आवश्यकता होती थी, प्राथमिकता छोटे उपकरणों को दी जाती थी। ब्यूरन की संख्या में वृद्धि और समानांतर तरफा ब्लेड का निर्माण अब टूल किट की विशेषता बन गया है। औजारों के आकार और वजन में क्रमिक कमी न केवल बेहतर मोटर कौशल का संकेत देती है बल्कि मस्तिष्क के बढ़ते आकार का भी संकेत है, जिससे सटीकता की आवश्यकता वाली ऐसी विभिन्न तकनीकों की योजना बनाना आसान हो गया है। माना जाता है कि 3 चरणों में उपकरण प्रकार होमोनिड विकास के 3 चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं: होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। परंपरागत रूप से भारतीय निचले पुरापाषाण काल को 2 उपकरण परंपराओं में विभाजित किया गया है। सोन संस्कृति का प्रतिनिधित्व कंकड़ आधारित उपकरणों द्वारा किया जाता था, जिन्हें हेलीकॉप्टर काटने वाले उपकरण कहा जाता था। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत का और एशियन संस्कृति की विशेषता हाथ कुल्हाड़ियों और क्लीवर नामक उपकरणों से थी। अधिकांश उपकरण आकार में बड़े होते थे और जानवरों की खालें काटने, खोदने के काम आते थे। मुख्य स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह अपनी गुफाओं और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, जो विंध्य पहाड़ियों के बलुआ पत्थर के अपक्षय की अप्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित है। एचियुलियन या निचले पुरापाषाण काल का जमाव सबसे मोटा है और इसमें स्क्रेपर्स, क्लीवर और हाथ की कुल्हाड़ी जैसे उपकरण शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, इलाहाबाद से वाराणसी तक फैले क्षेत्र में निचले पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल और यहाँ तक कि बाद के समय तक का एक संपूर्ण अनुक्रम प्रकट करती है। महाराष्ट्र में पहलगाम, डीडवाना, नागार्जुनकोंडा और बोरी जैसी अन्य स्थलों से भी निम्न पुरापाषाणिक संस्कृतियों का पता चला। तकनीकी रूप से मध्य पुरापाषाण काल की विशेषता
मध्यम आकार के टुकड़ों पर बने उपकरण थे। इस संयोजन में अब निचले पुरापाषाण काल के उपकरणों की तुलना में पतले और छोटे उपकरण शामिल थे और इनमें विभिन्न प्रकार के स्क्रैपर्स, बोरर्स और पॉइंट शामिल थे। इनके मुख्य स्थल हैं थार क्षेत्र में लाल भूरे रंग की मिट्टी में मध्य पुरापाषाण कालीन कलाकृतियों की उपस्थिति, निचले पुरापाषाण काल की तुलना में अधिक प्रचुर वनस्पति और अधिक सतही जल के साथ ठंडी, गीली और अधिक आर्द्र जलवायु का संकेत देती है। जैसलमेर के आसपास मध्य और उच्च पुरापाषाण कालीन उपकरण भी पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में नेवासा और पटना सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं। महाराष्ट्र में नेवासा और पटने सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं जिनमें मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए हैं। ऊपरी पुरापाषाण कालीन संयोजन को औजारों के आकार और वजन में और कमी के रूप में चिन्हित किया गया था, जिन पर अब समानांतर किनारे वाले ब्लेड और ब्यूरिन का प्रभुत्व था। उपयोग की जाने वाली तकनीक प्रेशर फ्लेकिंग की थी, जिससे अधिक प्रभावी काटने वाले किनारों के साथ छोटे उपकरण तैयार होते थे और इसके परिणाम स्वरूप कच्चे माल की बर्बादी भी कम होती थी। यह तर्क दिया गया है कि ऊपरी पुरापाषाणकालीन उपकरणों का मुख्य लाभ यह था कि हल्के होने के कारण यदि आवश्यक हो तो उन्हें लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता था। ऊपरी पुरापाषाण काल में मुख्य रूप से गुच्छों पर बने ब्लेड उपकरणों का आगमन देखा गया, जैसे ब्यूरिन और समानांतर पक्षीय ब्लेड। मुख्य स्थल कश्मीर, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में विभिन्न मिश्रित उपकरणों की खुदाई की गई। सीधी जिले के बाघौर स्थल के ऊपरी पुरापाषाण और मध्य पाषाणकालीन उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। मेसोलिथिक चरण को मध्य पाषाण युग 9000 से 4000 ईसा पूर्व के रूप में भी जाना जाता है, जो 10,000 ईसा पूर्व के आसपास होलोसीन युग की शुरुआत के साथ मेल खाते हैं। इसमें जलवायु में ठंड से गर्मी और नमी में बदलाव देखा गया। नदियों के निर्माण में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जंगलों और वनस्पतियों में वृद्धि हुई। मेसोलिथिक लोग अग्रणी और प्रयोगकर्ता थे, जो भोजन के चक्र में प्रवेश करने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। कुछ स्थानों पर पराग के अवशेष हमें उन्नत शिकारी संग्रहकर्ताओं से खेती शुरू करने और अर्ध गतिहीन जीवन शैली जीने के संकेत देते हैं। लोग पत्थर के फर्श वाली झोपड़ियों में रहते थे और क्षेत्र का निर्वाह पैटर्न के पुनर्निर्माण का एकमात्र स्पष्ट प्रमाण जानवरों की हड्डियां हैं, जो बड़ी संख्या में पाई गई। ये मुख्य रूप से भेड़, बकरी, कुबड़ वाली मवेशी आदि थे। इसलिए अर्थव्यवस्था शिकार संग्रह और खाद्य उत्पादन के संयोजन पर आधारित थी। इस अवधि ने कई नए विकासों का मार्ग प्रशस्त किया। मध्य पाषाण काल में उपकरण छोटे और सघन होते गए। इन उपकरणों को माइक्रोलिथ के रूप में जाना जाता था, जैसे त्रिकोण, ट्रेपेज, पॉइंट, ब्लेड और मछली के हुक। माइक्रोलिथ आमतौर पर प्रेशर फ्लेकिंग तकनीक के माध्यम से चर्ट, क्वार्ट्जाइट, एगेट, जेस्पर, ब्लेड और स्क्रैपर्स से बनाए जाते थे। एक प्रमुख मध्य पाषाण स्थल चौपानी मांडू में बड़ी संख्या में ज्यामितीय माइक्रोलिथ हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन, हथौड़े और रिंग पत्थर दिखाई देते हैं। दूसरी ओर राजस्थान के पास बागौर भारत में उत्खनन किया गया सबसे बड़ा मध्य पाषाण स्थल है और इसमें 3 सांस्कृतिक चरण मिले हैं, जिनमें चरण 1 5300 ईसा पूर्व से 3800 ईसा पूर्व, चरण 2 2500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और अंतिम चरण 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व है। भीमबेटका में मध्य पाषाण संस्कृति सुस्पष्ट है। क्षेत्र में अधिक गुफाओं पर कब्जा होने से जनसंख्या में अचानक वृद्धि देखी गई है। यहाँ ब्लेड, त्रिकोण और अर्धचंद्राकार जैसे विभिन्न माइक्रोलिथ की खुदाई की गई थी। राख, लकड़ी का कोयला और जानवरों की जली हुई हड्डियों की उपस्थिति हमें आग के उपयोग के बारे में बताती है। लोग मुख्य रूप से गुफाओं में रहते थे, लेकिन खुली हवा वाले शिविर स्थलों में भी लोगों के रहने का प्रमाण मिला है। प्रायद्वीपीय भारत में क्वार्ट्ज और चर्च से बने माइक्रोलिथ मुंबई, चेन्नई, नागार्जुनकोंडा और विशाखापट्टनम के तटीय इलाकों में पाए गए थे। नवपाषाण या नवपाषाण युग 7000 से 1000 ईसा पूर्व में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्र रूप से खाद्य उत्पादन, कृषि और पशुपालन का आगमन हुआ। ऐसा माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन,
जनसांख्यिकीय दबाव और विभिन्न सांस्कृतिक और तकनीकी रणनीतियों के संयोजन ने इस व्यापक परिवर्तन को जन्म दिया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, पुरानी कहावत है। इस संदर्भ में देखा जाए तो खाद्य उत्पादन भी आवश्यकता से विकसित हुआ कहा जा सकता है। पहला व्यक्ति जिसने हमें यह बताया कि खाद्य उत्पादन कैसे शुरू हुआ वह गॉर्डन बी चाइल्ड थे। नवपाषाण क्रांति शब्द गॉर्डन चाइल्ड द्वारा नवपाषाण काल के दौरान हुई प्रगति पर जोर देने के लिए गढ़ा गया था। शिकार सभा से खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था तक की प्रगति और इसके परिणाम स्वरूप कृषक समुदायों और बसे हुए ग्रामीण जीवन का विकास हुआ। कृषि की शुरुआत के साथ लोगों ने एक ही स्थान पर बसना शुरू कर दिया। नवपाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता कृषि का प्रमाण पालतू पौधों के जले हुए बीजों के अवशेषों से मिलता है और जानवरों को पालतू बनाने का सबूत महत्वपूर्ण रूपात्मक परिवर्तन दिखाने वाले जानवरों की हड्डियों और दांतों से मिलता है। नवपाषाण कालीन परिवार आमतौर पर मिट्टी, नरकट, लकड़ियों, पत्थरों या मिट्टी से लिपी हुई लकड़ी से बनी झोपड़ियों में रहते थे। ऐसी गतिविधियों में सहायता के लिए उन्होंने विशेष उपकरणों की एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण किया। पुरातत्वविद पॉलिश पत्थर की कुल्हाड़ी को नवपाषाणकालीन उपकरणों की पहचान मानते हैं। पुरापाषाण और मेसोलिथिक के हल्के और तेज उपकरणों के विपरीत नवपाषाण उपकरण किट भारी जमीन और पॉलिश किए गए उपकरणों से बना है। छेनी, सिल्ट, एड्स, हंसिया, मूसल, मोर्टार, ग्राइंडर और पाउडर और पत्थर की कुल्हाड़ी जंगली या पालतू जानवरों की कटाई के लिए हड्डी के उपकरण, पौधे और पशु। औखली और मूसलों का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता था, जबकि धार वाले सेल्ट का उपयोग जमीन जोतने और खोदने के लिए किया जाता था। मिट्टी के बर्तन, पहिए का आविष्कार और कताई, बुनाई और मन का बनाने जैसे शिल्प नवपाषाणकालीन लोगों के कौशल और विनिमय नेटवर्क दोनों को प्रकट करते हैं। स्थल उपमहाद्वीप में गेहूं, जौ, मवेशी, भेड़ और बकरी पर आधारित कृषि जीवन का सबसे पहला साक्ष्य बलूचिस्तान के कच्ची मैदान में बोलन नदी के तट पर मेहरगढ़ स्थल से मिलता है। यह एक एश्रमिक स्तर का है जिसमें पत्थर के औजार हैं, जिसमें पॉलिश की गई कुल्हाड़ियाँ, छेनी, कर्ण और माइक्रोलिथ और हड्डी के औजार हैं, जिनमें सुआ, सुई आदि शामिल हैं। साइट के नवपाषाण चरित्र की मवेशियाँ, भेड़ और बकरियों की हड्डियों से प्राप्त किया जा सकता है, जो उनके पालतू बनाने का संकेत देता है। जल, भैंस की हड्डियां भी, जो उपमहाद्वीप में इस जानवर को पालतू बनाने का सबसे पहला उदाहरण है। पौधों को पालतू बनाने का प्रमाण गेहूं और जौ के जले हुए बीजों के साथ साथ भारतीय बेर और खजूर से भी मिलता है। अवसादन की शुरुआत मिट्टी की ईंट के घरों की नींव और छोटे कोशिका जैसे डिब्बे से स्पष्ट होती है, जिनका उपयोग अनाज के भंडारण के लिए किया जाता होगा। उत्तर भारतीय नवपाषाण संस्कृतियों के साक्ष्य मुख्य रूप से कश्मीर घाटी से आते हैं और झेलम नदी के बाढ़ के मैदानों के ऊपर बड़ी संख्या में स्थलों द्वारा दर्शाए जाते हैं। क्षेत्र के दो प्रमुख स्थल क्रमशः बुजहोम और गुफकराल श्रीनगर के उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में हैं। बुजहोम के नवपाषाण काल के लोग लगभग 2700 ईसा पूर्व काल एक से शुरू होकर गोलाकार या अंडाकार आकार के झील के किनारे के गड्ढे वाले आवासों में रहते थे और शिकार और मछली पकड़ने की अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे। साथ ही कृषि से भी परिचित थे। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति 4000 से 13000 ईसा पूर्व। यह अवधि स्थानीय रूप से उपलब्ध तांबे द्वारा चिन्हित है, जो गतिहीनता के अस्तित्व का संकेत देती है। इस काल में यहाँ तांबा गलाने का काम भी पाया गया। यह निष्कर्ष टेराकोटा क्रूसिबल पर पाए गए तांबे के निशान और टूटी हुई सुइयों, तांबे के मोतियों, दराती, मछली का कांटा, तार और अंगूठियों की उपस्थिति से निकाला गया है। दफन प्रणाली में कभी कभी एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ दफनाया जाता था। कभी कभी कब्र के सामान के साथ आभूषण भी मिलते थे। खोजों से पता चलता है कि वहाँ कृषि और गाय, भेड़ और बकरी पालने का भी चलन था। राजस्थान के मालवा क्षेत्र के गणेश्वर, इमामगांव, चिरांद, सेनवार, दक्षिण भारत जैसे विभिन्न स्थलों में ताम्रपाषाण संस्कृति का आगमन हुआ, जिसके बाद कांस्य युग की संस्कृति आई। कुछ क्षेत्रों में
खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया और उसके जुड़ाव और सांस्कृतिक विकास के कारण अंततः आद्य शहरी बस्तियों और फिर पूर्ण विकसित शहरों का उदय हुआ।